बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का ये आखिरी मैच है जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। इस वक्त ये मैच प्रोग्रेस में है और जहाँ पर पहले बैटिंग की और 204 रन स्कोर करने में लाहौर कलंदर की टीम कामयाब हुई। 205 रन का हदफ मिला इस मैच में कामयाबी के लिए। यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को बड़ा ज़बरदस्त इस टारगेट को चेस करने जा रही है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि उनकी जानिब से बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी जैसन रॉय ने स्कोर की। ये वही जैसन रॉय हैं कि जिनके खिलाफ आमिर यामीन ने जब अपने इंटरनेशनल T20 कैरियर का आगाज़ किया तो पहली गेंद पर जैसन रॉय को आउट किया था। लेकिन आज क्या कमाल की इनिंग खेली जैसन रॉय ने, और जिस तरह से पावर प्ले में जो उन्होंने ओपनिंग स्टैंड फराहम किया उसमें गो के एहसान अली जो उनके साथी ओपनर थे उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी फाउंडेशन दी कि जहाँ पर यह मैच अब किसी हद तक जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रोज़ाना की तरह 3 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पहली शख्सियत ऐसी है कि जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया में और बिलखुसूस भारत में बुलंद किया, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम अली साहब, आज तो बहुत कमाल की गेम हुई है, मज़ा आया मैच देखने में। उन्होंने आज हद कर दी, दोनों तरफ से बैट्समैनों ने हद कर दी। ऑलराइट, और इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है इनकी तफसीर तज्जिया आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गैप से आते हैं लेकिन जितना भी आते हैं जितना बोलते हैं बड़ा खूबसूरत और शुस्ता गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन घी वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अच्छा है ना वो छोटे बुक है ना, बिट्स एंड पीसेस में जरा मजा आता है, अदर खुद एग्जैक्टली। थैंक यू। तीसरी शख्सियत मौजूद हैं और इन्होंने भी कम वक्त में जो है अपने तबसरों तज्जियों के जरिए मकबूलियत हासिल की। ये भी बड़ा बैलेंस बात करते हैं और जिस तरह हम रोज़ाना बात करते हैं कि ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है क्रिकेट में, क्योंकि स्पोर्ट्स को खेलने वाले लोग बहुत होते हैं लेकिन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाले लोगों की शायद इस मुल्क में बहुत कमी है। लेकिन वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव वन ऑफ देम इन आवर स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद है जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? बहुत कैसा लगा आज का मैच? बहुत एक्साइटिंग है और आखिरी बॉल तक मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा है, उस फिनिश होगा। और ऐसे मैचेस की PSL को ज़रूरत थी और ऐसे मैचेस काफ़ी मैचेस हुए हैं जिसमें आवाम का बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, 11 गेंद बाकी रह गई है, 15 रन यहाँ पे दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तौसीफ भाई, वही बात जो हम रोजाना कर रहे हैं कि 204 रन का दफ, लेकिन देखिए ओपनर से इतना अच्छा खेला, एहसान ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन चूंकि पूरा शो जो था वो कहते हैं ना कि पूरा शो वाज स्टोलन बाय जैसन रॉय, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, और लग ऐसा रहा था कि इतना बड़ा स्कोर कर दिया है लाहौर ने, बट वही बात जो हम बार बार दोहराते हैं जिसमें लोग कहते भी हैं, चाहे वो बाबर के अगेंस्ट जा रही हो बात या दूसरों के अगेंस्ट, कि अब आपके पास जो है ना कॉम्बिनेशन बनाने का बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। अब आप देख रहे हैं कि रॉय अकेला मैच को लेके चला गया और ये एक ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं वो जो मेरा ख्याल है कि दुनिया में खेली जाती है, तो हम उससे ज़रा पीछे ज़रूर हैं। बट आज जो मेरा ख्याल लाहौर कलंदर सोच रहा होगा कि अब शायद अब नवाज ने भी जब गुफ्तगू कर रहे थे तौसीफ भाई तो छक्का लगाया है कि तो 10 बॉलों पे हम 9 रन चाहिए। हाँ नहीं, आई थिंक कोयटा हैज़ वॉक दिस। इनफैक्ट जैसन रॉय ने गेम ही चेंज कर दिया। आई थिंक 204 एक बहुत बड़ा हदफ था। और वॉट मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी अली कि जब जैसन रॉय बैटिंग करने आए, देखिए ब्यूटीफुल बात होती है इन बैट्समैन की, इनका डर नहीं होता। ये आते हैं और पहली बॉल से इस तरह से खेलते हैं जैसे पता नहीं को पिछले 50 रन से खेलते हुए आए, जिस तरह से ये अपनी शॉट नहीं खेल रहा था। और अली देखिए बैट स्पीड, इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की जैसन रॉय की बैटिंग में। इसका बैट स्पीड फिनोमिनल है, बहुत तेज़ आता है और जिस तरह से ये कॉन्फिडेंटली अपना फ्रंट फुट क्लियर करके जो शॉट मारता है, आई थिंक ये जबरदस्त। आई थिंक जैसन रॉय ने इस गेम को बस गेम ही खत्म कर दिया। जो भी उम्मीदें थी लाहौर कलंदर की विद अ गुड बॉलिंग लाइनअप, आई थिंक जैसन रॉय ने अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया। और जैसन रॉय भी कोविड के बाद आए तो पता नहीं कौन सी उन्होंने वैक्सीन लगाई है, जरा पूछते हैं जावेद साहब से। कोविड के बाद आए और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, हालांकि काफी मुश्किल होता है कि आप क्वारंटाइन करके आए और पहले ही मैच में फिर आप इस तरह से खेल लें। ये क्वालिटी प्लेयर की निशानी होती है कि वो टाइम नहीं लेता है, वो आता है और एकदम से अपनी जो है ना क्लास दिखाता है। तो मैं ये समझता हूँ और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर का जीतना कराची किंग्स के हक में जा सकता है। वो इस तरीके से जो रिमेनिंग 5 मैचेस हैं लाहौर में अगर प्रोवाइड के वो जीते कराची किंग्स और ये लाहौर कलंदर हारे तो काफ़ी आखिर में काफ़ी परमिटेशन होंगी और वो उसमें आप पॉइंट्स में आप देखेंगे कि इनके फेवर में जाएगा आज का मैच लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर के जीतने की वजह से। अच्छा, तौसीफ भाई से भी पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा कि बड़ा अच्छा है कि शाहिद आफरीदी को सेंड ऑफ होगा कि आखिरी मैच खेल रहे हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में।
हाँ नहीं, इट्स अ सैड एंड टू ग्रेट करियर। शायद अफरीदी ने बहुत ज़्यादा शायकीन का दिल जीता हुआ है ऑब्वियसली, तो अच्छी बात है उनको अपना एक लास्ट मैच यहाँ मिला। अब यहाँ से लाहौर जाता है। मैं इंटरेस्ट से देखना चाहूँगा कि लाहौर में जाके जब PSL शिफ्ट होता है अली, तो क्या ट्रेंड चेंज होता है टूर्नामेंट का, बिकॉज हम देखते आ रहे हैं कि भाई पहले हाफ में, अब ये टूर्नामेंट ऑफ 2 हाफ्स हो गया है। पहले हाफ में 2 टीमें बिल्कुल ही अच्छा खेलती हैं और सडनली दूसरे हाफ में गेम चेंज हो जाता है। जिस तरह लास्ट टाइम में देखा लाहौर कलंदर, वो सारे मैचेस जीत रहे तो फिर गेम चेंज हो गया। सो लेट्स सी, आई होप कि लाहौर के अंदर क्या चेंज होता है इस PSL के दूसरे हाफ के टूर्नामेंट का। ठीक है, कैसा लगता है आपको? शायद अफरीदी अपने होम सॉइल पे आखिरी मैच खेलते नजर आ रहे हैं। यार देखिए, हर आदमी ने लास्ट मैच खेलना होता है, उसने छोड़नी होती है क्रिकेट, बट बड़े ऑनर की बात है कि कोयटा ने उन्हें साथ रखा परफॉर्मेंस, और ये तो अपनी जगह, बट एक सीनियर आदमी अगर हो ना टीम में, गो के उनको इतनी अच्छी बॉलिंग उनसे नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक उसका अंदर होना ग्राउंड में दूसरों पे बहुत प्रेशर है, और पब्लिक के लिए भी है कि अफरीदी जो है वो छक्के मारेंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बहुत अच्छा करियर उनका गया, अगर वो ये छोड़ रहे हैं तो। फिर अभी जो बात, वो अगर उन्होंने कहा मैं आखिरी PSL खेल रहा हूँ, तो आखिरी PSL का जाहिर सी आखिरी लीग मैच है, उसके बाद लाहौर चला जाएगा, तो नेशनल स्टेडियम कराची में तो लास्ट टाइम इनएक्शन नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्लेयर को जब आखिरी मैच की बात आ जाए तो कुछ अच्छे वक्त का इंतखाब करना चाहिए, इतना लास्ट उस पर नहीं आना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस में। ज़ाहिर है वो इतना प्रैक्टिस में नहीं थे, इतने क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो जो 19-20 इनकी परफॉर्मेंस हुई जिसमें इन्होंने 67 रन दिए थे, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पहले ज़रा ये फैसला करना, थोड़ा पहले कर लेना चाहिए। इनफॉर्म नहीं है। आई थिंक इज डन वेल, इज अ गुड करियर। बड़ा मुश्किल होता है अली छोड़ना, आपको पता है, ये छोड़ना भी चाहे तो T20 में बंदा कहता है कि मेरा एक लास्ट हो रहा हो जाए, इन्होंने कहा एक बड़ा टूर्नामेंट हो जाए, अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं पाए, बट चले, हैट्स ऑफ टू हिम, ही प्लेड अ गुड करियर। इन्होंने अपने शायकीन का दिल बहुत वो किया है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद अपने तीनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस असना में जब हम ब्रेक पे मौजूद थे, 7 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में कामयाबी हासिल कर ली। आखिरी ओवर एक दफ़ा फिर जमान को दिया गया, लेकिन वो जो इंग्लिश में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट द संडे, तो जो जमान ने जो सैटरडे को जो परफॉर्मेंस दी थी, तो एवरी डे इज़ नॉट द सैटरडे, और यहाँ पर नवाज़ ने इनके खिलाफ जो है वो छक्का लगाया और कामयाबी हासिल की। मैच समरी भी दिखाएंगे और तौसीफ भाई से गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। तौसीफ भाई, जिस तरह से लेके चला है जेम्स विंस और एहसान अली की हमने बात की, उसके बाद जिस तरह से नवाज ने नर्व्स को काबू में रखा और आखिरी ओवर जमान को मिला, उसमें 9 रन चाहिए थे आखिरी और लम्हात में, फिर छक्का लगाया और कामयाबी दिलाई। कोयटा ग्लैडिएटर्स से की इस परफॉर्मेंस को किस तरह दिख रहा है आज, क्योंकि टीम यूनिट के तौर पे खेलें? ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और बहुत कम होता है अली के इस तरह जो है रन्स चेज हो जाएं। आप देख रहे होंगे कि रन्स चेज करना बड़ा मुश्किल है। गो के क्लोज बहुत गए, 6 रन से भी जीती टीमें और इस तरह हुआ, बट क्रेडिट देना चाहिए विंस को और रॉय को। रॉय ने जो बार बार वही मैं बात करता हूँ कि उसने पहले ही आपके मेन बॉलर को लूट लिया। उसने लूटने का लफ्ज़ किसी को भी नहीं छोड़ा, राशिद को भी नहीं छोड़ा। आपका मेन बॉलर है शाहीन, उसको उसने पहले ही निकल के चौका या छक्के मारना शुरू कर दिए, तो वहाँ से टीम डेफिनेटली, जब एक आपका मेन बॉलर जो है वो पिटना शुरू हो जाए तो फिर तो आपको संभालना मुश्किल होता है। बट इस तरह मैं नहीं सोच रहा था, यूँ कि इसलिए कह देंगे गुलाम ने 2 ओवर किए, इस जब कर रहा था रॉय तो चला ही रहा था, उस वक्त आप उससे और ओवर करा देते, उसमें कौन सी ऐसी बुराई थी, वो रन तो आपने बना ही देने थे। ठीक है, वो कहेंगे मेन बॉलर नहीं होता है इसमें, यही हमारे साथ होता रहा है कि हम पूरे ओवर नहीं कराते थे, शोएब मलिक से भी हम पूरे ओवर नहीं कराते, हम हफीज़ से भी पूरे ओवर नहीं पाकिस्तान टीम में कराते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन क्रेडिट दूंगा मैं कराची को। आप पूछेंगे क्यों यार, कराची का क्या ताल्लुक? ज़बरदस्त पिचेस बनाई हैं, और मैं समझता हूँ कि ले गया बाजी, इसलिए कि ऐसी पिचें बहुत कम देखने में आती हैं, और क्रेडिट मैं डेफिनेटली दूंगा कि बैट्समैन और गद्दाफी स्टेडियम क्यूरेटर पे प्रेशर डाल रहे हैं आप? प्रेशर नहीं, एक्चुअल उधर के हालात और उसमें देखना पड़ेगा ड्यू फैक्टर। इधर ड्यू फैक्टर हुआ ज़रूर, मगर इतना नहीं हुआ। अब वहाँ देखना पड़ेगा है भी या नहीं। वहाँ भी पिचें अच्छी बनती है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मैच ज़रा से थोड़े से डिफरेंट होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये तो हमने आज बहुत ज़्यादा बात की, जेसन रॉय की बात भी की, विंस की बात भी की, लेकिन फ़खर जमान की इनिंग को भी हम जो है क्रेडिट हमें देना चाहिए। आज फिर उन्होंने 70 रन की बड़ी ज़बरदस्त ना सिर्फ बारी खेली, बल्कि कैच भी बड़ा अच्छा लिया उन्होंने। हाँ नहीं अली, फ़खर जमान ने बहुत इंप्रेस किया इस टूर्नामेंट में। देखें, एज वी डिस्कस बिफोर, पुराने हमने शो में बात की थी, फ़खर ने अपने गेम को काफ़ी डेवलप किया अपने लेग स्टंप पे। देखें, फ़खर का ऑफ स्टंप बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसका वो एक नेचुरल शॉट था, उसका नेचुरल स्विंग था बैट का, लेकिन
लेकिन वो फंसता था लेग स्टंप के ऊपर, उसका एक स्ट्रेट मिड ऑन था, वो मिड विकेट फंसता था। लेकिन इस दफ़ा उसने अपनी वो टांग फ्रंट फुट हटा के वो शॉट खेलना शुरू किए, और देखिए ये स्मॉल चेंजेस होते हैं जो बैट्समैन को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। फ़खर आपके इस वक्त हाईएस्ट रन गेटर है इस टूर्नामेंट में, प्लस इनका अमेजिंग स्ट्राइक रेट भी है, और उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर आके कंटिन्यूसली रन किए, जो प्रेशर डाला है पाकिस्तान के दूसरे ओपनर्स पे, पाकिस्तान के दूसरे प्लेयरों पे। आई थिंक फ़खर हैज प्लेड रियली वेल, और उसने एक इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, ना सिर्फ उसने शॉट और बैट हिलाने वाली बल्कि इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली। तो आकिब फ़खर हैज रियली कम ऑन इन दिस टूर्नामेंट। ठीक है, आप किस तरह देखते हैं इस मैच को? क्या जो है कोयटा खेला बहुत अच्छा है, ये लाहौर कलंदर की कैप्टनसी और जो फील्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है? नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा कोयटा ग्लैडिएटर से, बेहतरीन खेल खेला है उन्होंने आज। ख़ास तौर पे आप देखें लास्ट कोई 8 मैचेस चेस करने वाली टीम चेस नहीं कर पा रही है, तो आज ये बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। और इनको ये जीत आगे जाके जो हैफ ऑफ PSL है लाहौर में, ये वहाँ पर इनके बड़े कारआमद होगा, और हो सकता है कि ये टॉप 4 में एंड अप करें। तो मुझे तो ये आज मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, ख़ास तौर पे जेसन रॉय की इनिंग से, और उन्होंने खेला, बैलेंस आ गया जेसन रॉय के आने से, एक बैलेंस आ गया। हाँ, तो अभी तक ऐसा लगता फ़खर और शान ही पे घूम रहा था ये टूर्नामेंट, लेकिन अब इससे जेसन रॉय से ऐसा लग रहा है एक और बैट्समैन की इंक्लूजन हुई है, और शायकीन को भी बहुत एंटरटेन करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, शायकीन को एंटरटेन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाल ही में एक बात कहूंगा, देखिए एक चीज़ हमें इंटरेस्टिंग नोटिस करनी है कि जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं ना, वो देखिए किस तरह से खेल रहे हैं। आज जेसन रॉय है, जेम्स विंस है, ब्रुक था जिसने लाहौर के लिए खेला, उसने 40 रन के 20 बॉलों पे, विल स्मिथ ने किया वेल्स के स्कॉटलैंड। हाँ, तो अब ये देखें कि व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंग्लैंड के जो उनका T20 की स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये देखें वो तमाम प्लेयर हैं, हम बार बार कह रहे हैं शो में कि जब वो आते हैं वो पहली बॉल से शुरू हो जाते हैं, 150 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट होता है। द T20 स्ट्रैटेजी इन इंग्लैंड हैज पेड ऑफ, वो रन किए जा रहे हैं, और उनके तमाम बल्लेबाजों में वो कॉन्फिडेंस है, वो सारा गेम है कॉन्फिडेंस का T20 के लेवल पे। सो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान सीख सकता है इंग्लैंड से, कि T20 की जो स्ट्रैटेजी है और जो प्लेयरों को यंग से कॉन्फिडेंस देना है वो कितना इंपॉर्टेंट। और कोई कंप्लेसेंट भी नहीं है कि हम आंग नहीं हुए, क्लाइमेटाइज नहीं हुए, सिंक नहीं हुए, बातें नहीं ना। आप देखा भी सारे वो बच्चे हैं जो 19, 20, 21, 22 साल के हैं, ये आए हैं और उन्होंने रन करना शुरू कर दिए। वो एक एंड ऑफ द डे पाकिस्तान, लोग कहते हैं जरा मुश्किल जगह है खेलने के लिए, पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छे हैं, एक अच्छा स्टैंडर्ड इस लीग का। बट हैविंग सेड दैट, लुक एट द इंग्लैंड प्लेयर्स, दे आर कमिंग स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे रन कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए इनसे। नहीं, जैसे इन्होंने कहा विल स्मिथ को देखें, लाइक 24 ईयर्स ओल्ड, समरसेट काउंटी से खेलते हैं, कैसी इनिंग खेली, पहली बार पाकिस्तान आया, पहली बार PSL खेला, बहुत अच्छी 97 मार दिया जी 90 पहली इनिंग में। तो ये इवन स्टर्लिंग की मैं बात कर रहा था कि जो जिस तरह से उन्होंने भी खेली है, पॉल स्टर्लिंग इवन दो ओवरवेट है लेकिन कॉम्पैक्ट प्लेयर है, बड़े उससे फोर्स से शॉट मारते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा पिक था इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ज़रा इस जीत के वाले से, और इस जीत के बाद जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की क्या परफॉर्मेंस है, पॉइंट टेबल पे पहुंची है जाके, ये ज़रा देखेंगे, और कराची किंग को इससे कितना नुकसान हुआ स्क्रीन पे मौजूद है पॉइंट टेबल। तौसीफ भाई, मुल्तान सुल्तान हस्बे मामूल जो है टॉप पर ही है 10 पॉइंट के साथ, उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड कलंदर को आज शिकस्त हुई 6 पे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जंप करके आ गया है नंबर 4 पे। तो ज़ल्मी और कराची किंग्स जो है उस थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन पॉइंट्स चूंकि बराबर हैं दोनों के, कोयटा के और पेशावर ज़ल्मी के, तो कराची किंग्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं, मगर अब देखना वहाँ होगा कि एकदम कुछ चेंज ना हो। पहले भी ऐसा हुआ था कि जब लाहौर में मैचेस हो रहे थे, उसके बाद जैसे कराची शिफ्ट हुआ तो एकदम टीमें जो है ऊपर आना शुरू हो गई। मुश्किलात ज़रूर हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल नामुमकिन नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा, नज़र आ रहा है, और जो गलतियां हैं वो सबके सामने। करना क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, क्लिक नहीं कर पा रहे, ओपनिंग का मसला है, टीम सिलेक्शन सही नहीं है, इनका प्रॉब्लम है क्या? कॉम्बिनेशन तो कोई 2-3 टीमों का ऐसा है जो ठीक नहीं बनाया हुआ, ख़ास तौर पर इमर्जिंग प्लेयर जो उन्होंने लिए हैं। वो कराची डेफिनेटली एक बड़ा नाम उनके साथ ज़रूर है, मगर प्लेयरों ने खेलना होता है अली, वो तो स्ट्रेटजी बना के आपको दे देते हैं और उसके बाद आपने खेलना होता है। आज आप मुझे बताइए ना, वो प्लेयर ने रन्स बनाए हैं जो कहते थे जब हम कि यार इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ये लोग आन के यहाँ पर इनसे रन्स नहीं होते, टर्न होता है, इनसे खेला नहीं जाता, मगर इन्होंने अपने आप को मैनेज किया और ये टूर्स पे गए, और इनका यहाँ आने का मकसद ही है कि इन पिचेस को वो इस्तेमाल कर सकें, और आज इस्तेमाल किया। यही नहीं, और भी कई प्लेयर हैं जिन्होंने इन पिचेस को इस्तेमाल किया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कराची की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, बट हम दुआ करते हैं कि अच्छे मैच हों। आप ख़राब खेल रहे हैं, आप बाहर हो जाएंगे, इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन अभी ज़रा थोड़ा
लाहौर जाके हम देखेंगे कि अच्छा, आपको लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है कुछ प्लेयर्स के ऊपर? जैसे रोहिल नज़ीर हैं, सब जानते हैं कि ब्लास्टर बैट्समैन है, विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, अब तक उनको मौका ही नहीं दिया गया। अप्रोप्रिएट जो अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं जब तक देंगे तो फिर टीम भी क्लिक नहीं करेगी और प्लेयर भी सफ़र करेगा। आई थिंक अली कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 चीज़ें हैं कराची के साथ। एक तो हमारा कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं कर रहा है, और देखें मुझे पता है इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है, बाबर आजम पर बेतहाशा तनकीद की जा रही है जो वजह है इस टूर्नामेंट के लिए, बट हमें ये समझना चाहिए बाबर आजम वही गेम खेल रहे हैं जो हमेशा से खेलते हुए आए हैं। वो पाकिस्तान के लेवल पे या दूसरे लेवल पे कुछ छक्के नहीं मारते हुए कि सडनली छक्के मारना छोड़ गए। तो आई थिंक हमारी को बेवजह तनकीद हो रही है एक प्लेयर के ऊपर। हम पूरी टीम की परफॉर्मेंस एक प्लेयर पर लेके जा रहे हैं जस्ट बिकॉज इज अ बिग नेम, दूसरे प्लेयरों ने भी परफॉर्म नहीं किया है, ये बहुत सोचने की बात है। इसके अलावा इट्स अबाउट कॉम्बिनेशंस वर्क नहीं कर रहा है। यस, बाबर आजम ऊपर वो इंपटस नहीं दे पाए हैं, मे बी देयर इज अ चेंज, मे बी ऊपर कुछ और खेलते, बट जो एक प्लेयर के ऊपर आप पूरी टीम को लथाड़ है, मेरे ख्याल से गलत है। आई थिंक एवरीबडी हैज टू हेड अप। द बिगेस्ट चैलेंज इन कराची किंग्स हैज बीन द कॉम्बिनेशन। आई थिंक कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा फर्क आया है, और ऊपर से जो रन्स नहीं मिले उनको बिकॉज ऑफ बाबर आजम स्ट्राइक रेट, इट हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर कराची फॉर श्योर। और सिर्फ सही कह रहे हैं मोहसिन के, सिर्फ हम बाबर आजम को अकाउंटेबल नहीं कर सकते क्योंकि साथ साथ शर्जील भी उनके साथ ओपन है, वो ओपन करते हैं, वो भी जो है वो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, रन कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे। साहबजादा फरहान भी 25 रन उन्होंने जरूर किए, लेकिन ये उनका कैलिबर नहीं है कि सिर्फ 25 रन करें उसके बाद टीम को मुश्किलात में छोड़कर वो आउट हो जाए। तो तमाम के तमाम जो बैट्समैन हैं, जो बैटर्स हैं, उनको परफॉर्म करना होगा, टीम कॉम्बिनेशन को बेहतर करना होगा। जैसन रॉय ने जो परफॉर्मेंस दी है इससे ज़्यादा डू मोर हो नहीं सकता। क्या कहेंगे सर, इन्होंने भी बात की है कि जो बाहर के प्लेयर आते हैं वो बड़े आसानी के साथ क्लाइमेटाइज भी हो जाते हैं, वो सिंक भी कर जाते हैं, पिच का रवैया भी बेहतर समझ जाते हैं, हमारे प्लेयर क्यों नहीं कर पाते? देखिए, हमारे प्लेयर अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था। हम कंपैरिजन हमारा बड़ा गलत चल रहा है इस वक्त। PSL इज़ नॉट इक्वल टू वर्ल्ड कप जो हमने 2020 खेला था। चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ बाबर आजम क्योंकि नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का इस वक्त, उसके खिलाफ जो है ना एक अल्फाजों के बर्ड्स मारे जा रहे हैं जो कि गलत है। ये म्यार, ये जो क्रिकेट PSL है ये एक इंटरटेनमेंट की क्रिकेट है, वर्ल्ड कप नहीं है ये। तो हम एक प्लेयर को ऐसा ना हो कि हम भेंट चढ़ा दें जो हमने पहले पिछले लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो उनके खिलाफ बातें तो हो रही हैं, लेकिन उसका कोई रीजन और लॉजिक ये भी है कि उनके ही नंबर पे जो दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है? ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक तो जैसन रॉय को आज की बैटिंग की बात करें, जैसन रॉय को रखे फिर बाबर आजम को रखे, तो बाबर आजम तो नो है, ठीक है, लेकिन जैसन रॉय प्लेयर ऑफ द ईयर भी तो नहीं हुए ना। तो उससे क्या होगा? हर मैच नया मैच होता है। ठीक है, एक मैच है, अगर अभी पिछले आप मैच को देख लें जो 91 इन्होंने किए थे बाबर आजम ने, तो सिर्फ हम कितने रन से आ रहे हैं? 8 रन से आ रहे हैं। जब एक बैट्समैन स्कोर कर रहा है तो हम 8 रन से आ रहे हैं, वरना 8 विकेट से, 6 विकेट से, 4 विकेट से मैचेस आ रहे हैं कराची किंग्स। तो टीम कॉम्बिनेशन जो मैं ऑल अलॉन्ग कहता चला आ रहा हूँ, हमारा टीम कॉम्बिनेशन बिडिंग प्रोसेस बहुत फॉल्टी था। ठीक है, बात कर रहे थे हम पाकिस्तान सुपर लीग के इस मैच वाले से कि जहाँ पे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स बदले मुकाबिल थे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे दौरा ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के हवाले से। रमीज़ राजा साहब ने पिचेस की कंडीशन के हवाले से कहा है कि पिचेस की कंडीशन को बेहतर होना चाहिए, और आज एक और अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में कि जहाँ पे वसीम बारिश साहब को विकेट कीपर कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रमीज़ राजा साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, जब उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है और हमें पिचेस के म्यार को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। क्या कहा रमीज़ राजा साहब ने, आइए पहले वो सुनते हैं। देखिए, हमारा तो प्रोग्राम था पूरा यहाँ पे करेंगे हम फ़ैन इंगेजमेंट के फ़ैन पार्क। वो नहीं हो सका क्योंकि इजाज़त नहीं हमें उसकी मिली थी, और वो यही पता नहीं था कितना क्राउड आएगा। सो क्राउड इंशाल्लाह अच्छा आएगा। और बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, ये जो मेला सजाते हैं बच्चों के लिए सजाते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि अंडर-12 आएंगे और खुल के मैच एंजॉय करेंगे। पिचेस अगर अच्छी नहीं होंगी तो हमारा म्यार अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए आई थिंक वो ये असल में जड़ जो है ना वो यही है ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए हमारी क्रिकेट की। तो हर मौके के ऊपर कोशिश करेंगे अच्छी पिचेस। बहुत अच्छी बात है, अच्छी टीम होगी इंशाल्लाह, अच्छा मुकाबला होगा, और उम्मीद यही करते हैं कि हमें पूरी तरह से वो टेस्ट करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में और वो कितने पानी में। इंशाल्लाह अच्छा होगा, इंटरेस्ट है लोगों का, और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा तादाद में आए क्योंकि वर्ल्ड क्लास इवेंट है, और लोगों की वजह से ये मेला सजेगा इंशाल्लाह।
जी नाज़रीन, आपने रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने पिचेस के हवाले से बात की, ऑस्ट्रेलियन टूर के हवाले से बात की, और साथ साथ उन्होंने बच्चों के हवाले से कहा कि हम फैन पार्क बनाने वाले थे, बच्चों को हम इंगेज करना चाहते थे क्योंकि लीग जो है वो बच्चों की वजह से ही कामयाब है। लेकिन एक 12 साल के एक बच्चा बड़ा मायूस है, वो बच्चा, उसका एक मैसेज आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आइए ज़रा वो सुनते हैं। पीसीबी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हम जैसे एज के बच्चों को किसी के मैच ग्राउंड में देखने की परमिशन दे दी है। हम पीएसएल देखने जाएंगे और खूब शोर मचाएंगे। अब हम पीएसएल का मैच देखने जा सकते हैं। हम पीएसएल देखने जा रहे हैं। जो पहली मरतबा लाइमलाइट पे रमीज़ राजा साहब आए थे वो उस वक्त आए थे कि जब लैरी पॉटर की अंडर 19 टीम पाकिस्तान का उसने टूर किया था। रमीज़ राजा साहब को उस टीम का पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान बनाया गया था और सलीम मलिक उसके नायब कप्तान थे। एक बहुत बड़ी टीम थी कि जिसमें माँ सिवाय अगर मैं कहूँ कि उमर रशीद के, हारिस खान के, कुछ चंद ही प्लेयर थे जो टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, वरना बहुत सारे प्लेयर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, इनका डेब्यू भी नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हुआ था। और क्या ड्रामाई डेब्यू हुआ था कि एक नौजवान जो था वो प्रैक्टिस कराने गया और अगले दिन वो टेस्ट मैच खेल गया। तो तौसीफ भाई, जब जब ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो आपकी ये जो कहते हैं ना वो सिंड्रेला वाली कहानी जो है वो ज़रूर लोगों के जहन में आती है। कैसा देख रहे हैं आप इस टूर को ऑस्ट्रेलिया के? देखिए, एक तो मेरी बात यकीनी तौर पर मुझे अल्लाह ने जितना करम किया कुछ सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पास शूज़ भी नहीं थे, स्पाइक्स का आदी नहीं था मैं। खैर, ये तो एक बड़ी कहानी है। दूसरी बात ये, ठीक बात है, आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को आई है, मगर एक चीज़ ज़रूर है, देखें, हमें अपने हिसाब से पिचेस बनाने चाहिए। अच्छी पिच होनी चाहिए, नो डाउट, उसमें कोई वो नहीं है। माजी में ये होता रहा है कि ज़रा सी पिच, मुझे याद है अंडर 19 जब इंडिया आई थी और उस वक्त जो है पिच पे ग्रास थी, तो वो उस वक्त के कैप्टन ने ग्रास उतरवा दी थी और उसके बाद उन्होंने डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी एक लड़के ने उनके कर दी थी। तो मतलब कहने का ये कि हम अपने हिसाब से बनाएं। टीम आ रही है ना, अगर हम स्पिन में अच्छे हैं तो हमें स्पिन बनानी चाहिए, अगर हम फास्ट में अच्छे हैं तो फिर फास्ट बनानी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली वो लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, इस तरह नहीं। जो रमीज़ कह रहा है वो ठीक बात है, बिल्कुल होना चाहिए और अच्छी एटमॉस्फेयर बनना चाहिए और पिचेस को ऐसी होनी चाहिए जो बैट्समैनों के लिए भी साजगार हों। लेकिन इस पिचों पे ऑस्ट्रेलियन जो है वो तेज़ बॉलिंग भी बहुत करेंगे। ज़ाहिर है हम ग्रास तो इस पर रखने वाले नहीं हैं, हमें अपने हिसाब से पिच बनानी। अच्छा, तो ऐसे 2-3 मिनट में जिनके पास भी आना, लेकिन बता दीजिए कि जब कब एहसास हो गया था कि आपको टेस्ट के लिए कॉल कर रहे हैं? जब आपने किस लम्हे आपको एहसास हो गया मैं नेट पे बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, या मैं लाइकिंग में आ गया हूँ? लाइकिंग में मैं तीसरे दिन जब वो एक प्रैक्टिस मैच हुआ तो उस वक्त किसी ने, बल्कि ज़हीर भाई थे मेरे उस वक्त, उसने कहा कि कोई एक ऑफ स्पिनर खेल रहा है तो तैयार हो खेलने के लिए। तो उस वक्त मैं एक्चुअल वो माउफ था उस वक्त, मेरा दिमाग बिल्कुल कुछ मुझे नहीं पता। बट जब जावेद भाई ने मुझे होटल शिफ्ट होने को बोला, और ज़ाहिर है मुश्ताक भाई एंड जावेद भाई, ये क्रेडिट गोज़ टू, और मेरे जावेद सादिक साहब जो हैं वो मुझे वहाँ तक ले गए। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ और यकीन जाने कि मुझ में क्या देखा उन्होंने, जो मैंने प्रूव भी किया। अगर कोई इधर उधर बातें करता है तो उसका फ़ायदा नहीं भाई, मेरा कसूर तो कोई है नहीं, मुझे तो परफॉर्म किया, ठीक है, मैंने परफॉर्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि पिचेस की बात की है? पिचेस, क्योंकि आप ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, पिचेस कितनी इंपॉर्टेंट है? पिचेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टीएमसी में इस वक्त जो है ना तक 7 हमने वो कर दिया है, स्क्वायर बना दिया, और 2 पिचेस जो हैं वो लश ग्रीन होती हैं, वो साल में 2-4 मैचेस ही होते हैं, ग्रेड 2 के मैचेस होते हैं। जैसे अभी आपने कहा था रमीज़ राजा कैप्टन थे, उसका मुझे भी याद है आपको, डबल 100 भी किया था रमीज़ राजा ने उस अंडर 9। बहुत बड़ी टीम थी, अनिल दिलपत शायद में डबल 100 मुझे याद है। ठीक है। अब थोड़ा सा मौजूद से ज़रा चेंज करते हैं। वसीम बारी साहब को जो है वो विकेट कीपिंग कंसल्टेंट बनाया गया, कैसे देख रहे हैं इस उम्र में? विकेट कीपिंग तो वैसे ही बड़ा टफ जॉब होती है, और वसीम बारी साहब देखिए, आई मीन लुक, ही इज़ अ स्टार डेफिनेटली, वो एक ज़बरदस्त कीपर है अपने ज़माने में। चैलेंज है कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट का रोल एग्जैक्टली होगा क्या? उन्होंने जाके सिर्फ एडवाइस करनी है, तनकीद करनी है, या सिखाना है, या फिजिकली भी होना है? यू नो, ऑब्वियसली इस एज में मुझे मुश्किल लगता है कि वो फिजिकल सिखा पाएँ। ऑब्वियसली उनका एक टैलेंट है, हमारे असासा है, हमारे मुल्क के एक स्टार हैं। अब वो कंसल्टिंग रोल में कितना को इफेक्टिवली होते हैं, और देखिए अली, ये 2 वे ट्रैफिक होती है। कंसल्टिंग, आप कंसल्टेंट रख तो लेते हैं, लेकिन अगर एज अ प्लेयर आप एब्जॉर्ब नहीं करते हो, सीखते नहीं। he has to be mentor rather than consultant?
अब मेंटोर कह लें, कंसल्टेंट कह लें, वो वर्ड की चॉइस है अली, आप कुछ भी कह लें, एंड ऑफ द डे वो एडवाइस देनी है प्लेयर्स को। अब सवाल है कि टू वे ट्रैफिक, अगर प्लेयर वो एडवाइस लेता है, उस पर अमल करता है डिसिप्लिन के साथ, तो फायदा। आप कैसे देख रहे हैं, क्विकली मुझे बता दिए उधर। देखिए, एक लेजेंड है और अभी नहीं, पहले भी इस्तेमाल करना चाहिए था और लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त अपनी जगह है, बट सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना, यहाँ तो लोग लेजेंड टिकटों के लिए भागते फिर रहे हैं हाँ। कि भाई, और ऐसे बड़े प्लेयर भागते फिर रहे हैं जी, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। तो ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि अपने हीरोज़ की जो है इज्जत करें। आप क्या कहेंगे? मैं भी ये कहूँगा कि अगर इवन इफ उनकी एज उनके अगेंस्ट है, लेकिन एक लेजेंड है, पे ऑफ करने का टाइम है, कर दें पे ऑफ, और विद रिस्पेक्ट उनके खिलाफ हम लोग ज़्यादा होना कि खिलाफ नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है, उनको एक पे ऑफ करने का अगर है तरीका करें। उनकी उम्र है, लेकिन जैसे कहा वो प्रेजेंटेशन और टिप्स दे देना चाहिए। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। मोहसिन आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।